आप वहां पे जब आप अपनी जॉब तलाश कर लेंगे तो अपने विजिट को वर्क में आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है नकाश अली और आप देख रहे हैं ऑल फॉर यू चैनल। तमाम ऑल फॉर यू चैनल देखने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। पाकिस्तान की सिचुएशन को देखकर बात करें तो हर बंदा आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, ख़ास तौर पे अमेरिका, कनाडा, यूरोप। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि कैसे जाएं, क्योंकि महंगाई होने की वजह से एजेंट्स ने भी अपने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जो कि वीज़ा मिसाल के तौर पे आज से कुछ देर पहले आप चले जाएं, जो वीज़ा 10 से 12 लाख का मिल जाता था वही वीज़ा आज के रेट में 20 से 25 लाख का। आज हम बात करने वाले हैं विजिट वीज़ा की, जो आपको 7 से 8 लाख में इजीली मिल जाएगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अब विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा मसला यह है बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि विजिट अप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट ज़रूर चाहिए होती है। मैं आपको आपकी स्टेटमेंट बढ़ाने का एक आसान तरीका बताता हूं। अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो आपको जो सैलरी आती है आपने उसको अपने अकाउंट में रखवाते जाना है। लेकिन अगर आप जॉबलेस हैं तो आप अपने किसी दोस्त से बोल सकते हैं ये चीज़ कि मैंने अपना अकाउंट रनिंग करना है, या वो बिजनेसमैन है, वो किसी भी लेवल का आपका दोस्त है, तो आप उससे बातचीत कर लें कि मैं अपने अकाउंट की रनिंग करना चाह रहा हूँ। तो आप उसको अपना अकाउंट का अपनी चेकबुक और अपना एटीएम कार्ड आप उसको दे दें और उसको बोलें कि वो आपका अकाउंट चला दे। और ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है आपकी स्टेटमेंट को मेंटेन करने का। अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जो हर बंदा बआसानी बना सकता है, और 60% वीज़ा इन डॉक्यूमेंट्स पर बआसानी निकल आता है। 60% वीज़ा, जो 60% वीज़ा आपका होता है वो सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है, जिसमें आ जाता है 30% आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है तो आप ये समझें कि 30% आप वीज़ा लेने के लिए अहल हो चुके हैं। बैंक स्टेटमेंट बढ़ाने का तरीका आपको मैं बता चुका हूं, उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जो आपको कोई भी एजेंट्स बना के दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं होता। आप किसी से भी बआसानी, किसी एजेंट से, किसी लॉयर से, किसी से भी आप बआसानी ये डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी एफआरसी, जो आपने खुद ही बनानी होती है अपने नादरा में जाकर। एफआरसी तो आपने अपनी खुद ही बनानी होती है। नंबर 1, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं। नंबर 2 पे आ जाती है आपकी एमआरसी। फर्स्ट आपको बता दिया एफआरसी। एफआरसी वो होती है जिसमें अगर आप सिंगल हैं तो आपके बहन भाई जितने भी हैं उनके साथ आपकी एक एफआरसी निकलती है। एमआरसी वो होती है अगर आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं या आपके बच्चे नहीं हैं, तो उस सूरत में एमआरसी भी आपकी निकलती है। ये दो इसको बोलते हैं एफआरसी और एमआरसी। मोस्टली इसका नाम एक ही लेते हैं, बच्चों के साथ एफआरसी और बहन भाइयों के साथ एफआरसी। मोस्टली लोग जो है ना वो इसको ये इस नाम से भी बोलते हैं। ये दो चीजें होगी। थर्ड आपका आईडी कार्ड आ जाता है, फिर आपका पासपोर्ट आ जाता है, उसके बाद कोविड वैक्सीन कार्ड और पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट। अगर आप शेंजन की किसी कंट्री में जाना चाह रहे हो तो उस नाम का आपको पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अगर आप कनाडा जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, वट किसी भी कंट्री में आप ट्रेवल करने के लिए जा रहे हो तो आपको उस कंट्री का पुलिस स्टेशन से जाके अपना पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप एक बार बना लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके 2-4 साल 5 साल इजीली ये निकल जाते हैं, एक्सपायर नहीं होते। अब आ जाएं वो डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी कंसल्टेंट के जरिए बनवा सकते हैं और ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल भी जाती है। जिसमें फर्स्ट पे आ जाती है आपकी होटल बुकिंग, टिकट की बुकिंग, इंश्योरेंस आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका ट्रैवल प्लान, उसके बाद आ जाता है आपका कवर लेटर,
ये चीज़ें आप किसी भी कंसल्टेंट से इजीली बनवा सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। आपको कोई भी एजेंट्स बआसानी बना के दे देगा। इसमें कोई भी बड़ा, इन डॉक्यूमेंट्स में कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। पहले तो आप खुद कोशिश करें कि आप अगर इनको बना सकते हैं तो आप खुद ये चीज़ें तैयार कर लें, और अगर आप नहीं इन चीज़ों को बनवा सकते तो आप किसी एजेंट्स की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि मिनिमम हमारी टीम आपको मिनिमम अखराजात में आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दे दें। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, बनवा लेते हैं, तो आप यूं समझें कि आपका 90% आपने अपना वीज़ा रेडी कर लिया हुआ है। अब 10% वीज़ा जो है वो आपका कहां पे रुका हुआ है, किन डॉक्यूमेंट्स पे रुका हुआ है, आइए मैं अभी आपको बता देता हूं। अब 10% वीज़ा आपका रुका हुआ है आपके एनटीएन टैक्स रिटर्न पे। जब आप टैक्स रिटर्न बनाते हैं तो आप उसमें क्या गलती करते हैं, किसी से आप बनवाते हैं, जाहिर सी बात है खुद तो वो बना नहीं सकते। अगर आप किसी लॉयर से टैक्स रिटर्न आप अपनी बनवाते हैं तो आप या आपका लॉयर उसमें क्या मिस्टेक करता है वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पे जब भी आपने अपना टैक्स रिटर्न भरना है तो आपने उसको पेड करवाना है, आपने उसको अनपेड नहीं रखना। हुकूमत ने हमें इस बात की छूट दी हुई है कि एक साल में जो बंदा 4 लाख रुपया कमाता है वो टैक्स अदा नहीं करेगा। अब लोग क्या करते हैं, उनके अकाउंट में सालाना जो है वो 40-50 लाख गर्दिश कर रहा होता है, लेकिन जब उनकी साल के बाद टैक्स पेड करने की बारी आती है तो वो अपनी टैक्स में ऐड करवा देते हैं कि हमारी इनकम जो है वो सालाना 4 लाख रुपए है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आप कोशिश करें अपने लॉयर को अपनी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट दें, और अपने लॉयर को बोलें कि मेरी इस बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपने मेरे टैक्स पेड जो है उनको भरना है, तो ही आप वीजे के लिए अहल हो सकते हैं। क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके वीजा ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो ये चीजें देखता है कि इसकी बैंक स्टेटमेंट को 25-30 लाख की है, इसकी बैंक स्टेटमेंट 25-30 लाख की है, लेकिन जब वो एनटीएन की तरफ आता है तो वहां पे आपने सिर्फ 4 लाख जो है वो आपने किया होता है, उसको सालाना की मेरी इनकम 4 लाख है, आपने वहां पे 4 लाख शो किया होता है। सिर्फ क्यों कि 2-4 हजार बचाने की खातिर टैक्स हमें जो है वो पेड ना करना पड़े। आप इसीलिए उसमें आप 4 लाख मेंशन करवा देते हैं या 5 लाख मेंशन करवा देते हैं कि हमें टैक्स जो है वो ना पे करना पड़े। तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप जहां इतना खर्चा कर रहे हैं अपने वीजे के प्रोसेसिंग के लिए, जहां आप इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, वहां आप 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार की खातिर आप अपना जो 90% आपने जो रेडी किया हुआ है, ये 10% जो है ये 90% के ऊपर भी पानी फेर सकता है। तो दोस्तों इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जिस हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट है आपने अपने एनटीएन भी उसी हिसाब से ही भरने होते हैं। और अब आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट करें, और अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बाआसानी किसी भी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और बाआसानी, चाहे वो शेंजन है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूके है, कोई भी कंट्री है आपकी बड़े लेवल की कोई भी कंट्री है, आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप बाआसानी अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन मेरा मेन मकसद आपको ये चीज़ें बताने का ये था कि आप जो मिस्टेक करते हैं अपने फाइल सबमिशन में, या जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तब आप जो गलतियां करते हैं, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप ये इन्फॉर्मेशन के बाद वो गलतियां अब दोबारा नहीं करेंगे, और आपको वीज़ा इंशाल्लाह बआसानी मिल सकता है। अगर आप ये मिस्टेक अपनी नहीं करते तो आप बआसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं किसी भी कंट्री का। एक और छोटी सी बात आपको बताता चलूं कि अगर आप वर्क वीज़ा लेते हैं किसी भी कंट्री का, तो डेफिनेटली अगर आप शेंजन का वर्क परमिट ले रहे हैं, वर्क वीज़ा लेना चाह रहे हैं किसी कंसल्टेंट के जरिए, या खुद आप कोई बंदा ढूंढ लेते हैं इस तरह का शेंजन में, कनाडा में, या किसी भी, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिसमें आपको रियल वर्क परमिट जो है एम्प्लॉयड जो है वो आपको मिल सकता है। अगर आप खुद ढूंढते हैं या आप किसी के जरिए आप वर्क परमिट हासिल करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसमें आपका 8-9 महीने, 1 साल लगभग आपका किसी भी कंट्री का वर्क परमिट लेने में लग जाता है, क्योंकि हर कंट्री का वर्क परमिट का एज इट इज सेम उसका रूल जो है ना, वो एक रूल होता है कि अगर आप वर्क परमिट ले रहे हैं तो आपको इतना टाइम लग जाता है। और अगर आप विजिट वीज़ा लेते हैं, तो किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा लेते हैं तो वहां पे जाके आप जॉब तलाश करके, क्योंकि विजिट वीज़े का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, वो आपको थोड़ी देर में, मतलब थोड़े ही दिनों में, आपको शेंजन का अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपको 1 से 1.5 महीने में मिल जाता है। और इसी में अगर आप वर्क परमिट ले रहे हैं शेंजन का, तो वो आपसे बोलेंगे कि 6 महीने लगेंगे आपके। या आप खुद एम्प्लॉयर ढूंढते हैं तो एम्प्लॉयर भी आपको बोलेगा कि आपको इतना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद जब एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट देता है तो उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है एम्बेसी की, फिर देन आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाने होते हैं, और फिर आपको जाके वो वीज़ा मिलता है। ये तकरीबन 6 से 8 महीने आपको वर्क परमिट पे लग जाते हैं। और इसी जगह पे अगर आप विजिट अप्लाई करते हैं
तो वहां पे ही आपको थोड़े से अरसे में, थोड़े कम टाइम में आपको विजिट वीजा मिल जाता है और आप जाएं विजिट वीजा लेके, वहां पे जाके आप अपनी जॉब तलाश करें। एक तो आपका खर्चा भी बच जाता है विजिट वीजा पे। वर्क परमिट की डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉस्टली, ज्यादा फीसें होती हैं किसी कंट्री की। मतलब अगर हम शेंजन का वर्क परमिट ले रहे हैं, खुद इंप्लॉयर ढूंढ रहे हैं, तो हम पहले उसकी फीसें जमा करवाएंगे, 1000 यूरो, 1500 यूरो, 800 यूरो, समथिंग इसी तरह ही होता है कि इतनी फीसें आप जमा करवाएंगे और फिर आपको वर्क परमिट देंगे। और देन फिर बहुत लंबा चौड़ा इसका जो है ना वो प्रोसीजर होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये भी बता दूंगा। और अगर आप कनाडा का करते हैं तो उसमें भी यही आपका प्रोसीजर रहता है। और इसी से सबसे बेटर ये है कि आप विजिट वीजा अप्लाई करें किसी भी कंट्री के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप बनाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप बनवाएं और अपना विजिट वीजा अप्लाई करें किसी भी कंट्री के लिए। और वहां पे जाके आप अपनी जॉब तलाश करें और देन आप वहां पे जब आप अपनी जॉब तलाश कर लेंगे तो अपने विजिट को वर्क में आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।